गुड मॉर्निंग दोस्तों। विद्या दिव्य दृष्टि एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है उच्च न्यायालय। तो आइए देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। सही कथन है। पंजाब, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। नंबर 2, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 24 है। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में किसी भी रीट अधिकारिता के। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर इस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। कलकत्ता एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। बम्बई उच्च न्यायालय मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है। संघ राज्य क्षेत्र या संघ शासित नहीं होगा तो संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं होगा। तो उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है। जो संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है तो अगला देखते हैं। नोट, संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो 4 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य आते हैं। पहला है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, बम्बई उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र और गोवा। पंजाब और हरियाणा में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है। और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में दोनों में है। उच्च न्यायालयों में से सबसे अधिक बेंच है तो नोट, कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल पीठ और एक बेंच पोर्ट ब्लेयर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ जबलपुर और 2 बेंच ग्वालियर और इंदौर में है। मुंबई उच्च न्यायालय की मूल पीठ बम्बई और 3 बेंच नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ गुवाहाटी और 3 बेंच कोहिमा, आइजोल, ईटानगर में है। पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 6 बेंच थी, परंतु मार्च 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात अब 3 बेंचें शेष रह गई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न में बम्बई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की 3 बेंचें हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का संरक्षण, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट याचिका को कहा जाता है मैंडमस कहा जाता है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं परमादेश। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण या रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। उत्प्रेषण कथन ए, न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। कारण आर, न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना
कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। ए तथा आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन है ये, जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। कारण आर, क्योंकि जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन है ये, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण क्षेत्र सीमित है। कारण आर, क्योंकि भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा हुआ थैला है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। कारण आर, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। सही स्पष्टीकरण है, दोनों सत्य है और सही स्पष्टीकरण भी करता है। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ ज्ञान न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है, तो स्वत्वाधारिक मुकदमा। ये प्रश्नकाल के दौरान था, अब यह मामला निर्णय दिया जा चुका है। सही कथन है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। अगला, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। 2011 में राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दिया न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ। भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है, 3 माह तक रखा जा सकता है। विधि आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य में होने चाहिए। न्यायाधीश HR खन्ना। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में सही है। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। अगला चैप्टर है केंद्र राज्य संबंध। भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं 1. संविधान के प्रावधानों से 2. नियोजन प्रक्रिया से 3. राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से 4. हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 281 के अंतर्गत। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं 1. संवैधानिक प्रावधानों पर 2. परंपराओं तथा व्यवहारों पर 3. न्यायिक व्याख्याओं पर 4. बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है 1. संघ और राज्यों के बीच संबंध 2. राज्यों के मध्य संबंध 3. समन्वय के लिए तंत्र और 4 है विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं अनुच्छेद 245 तथा 246। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव प्रवृत्त नहीं हो रहेगा 1 वर्ष से अधिक समय के लिए। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लिखित है समवर्ती सूची में। केंद्र राज्य संबंध उल्लिखित है 7वीं अनुसूची में। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण भी संविधान की अनुसूचियों में है 7वीं अनुसूची में है। केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं भाग 11 में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित है संसद में। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है।
केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में है, अनुच्छेद 355 में है। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए संविधानेतर और विधितर संस्थाएं, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ 8 अगस्त 1995 को। भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है संवैधानिक, सही सुमेलित है। अंतर्जातीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, राष्ट्रीय जल नीति 1987, ये सारे हैं। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ संसदीय कानून द्वारा। कथन ए, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती रही है। कारण आर, क्योंकि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। ए और आर दोनों अपनी जगह सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 256 में कहा गया है यह बात। सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में। अभिकथन है, सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। कारण आर, क्योंकि जिन पर राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद को अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना सर्वप्रथम किया सरकारी आयोग ने किया। भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित है सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग। संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं नहीं। राज्य सरकारों को कृषि आय कर समनुदेशित करता है। भारत का संविधान एक कर संघ द्वारा लगाया तथा दूसरा लगाया और वसूला जाता है, किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है कृषि आय के अतिरिक्त आय कर पर। अगला चैप्टर है आपात उपबंध। तो आइए देखते हैं। भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। यह अनुच्छेद 355 के अंतर्गत लिखा गया है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं हो सकता आंतरिक अशांति। भारत का राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है अनुच्छेद 352 के अनुसार। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। बाह्य आक्रमण, राज्यों ने संवैधानिक तंत्र की विफलता। राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब और आर्थिक संकट आ जाए तब। भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत यह कहा गया है। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। नोट, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकारों जैसे अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर 44वां संविधान संशोधन को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 259 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। यहाँ उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, जबकि न्यायालयों द्वारा केवल उनके प्रवर्तन कराने का अधिकार निलंबित हो जाता है।
प्राय राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है गवर्नर की सलाह पर। इस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जबकि भारतीय संविधान में जम्मू व कश्मीर की विशेष स्थिति अनुच्छेद 370 को देखते हुए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन 1964 से के अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के संविधान से भाग 6 के अंतर्गत सेक्शन 92 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल शासन का प्रावधान किया गया है। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 अब जम्मू कश्मीर से हट चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित कथन सही है। 1. राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। 2. इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। 3. इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन में अनुमोदन किया जाना चाहिए। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है 1 माह अंतराल में। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, के.एम. नंबियार ने कहा। यह किसने कहा था? तो के.एम. नंबियार ने कहा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित सही कथन है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति के पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। अनुच्छेद 360 का। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक की गई है, कभी नहीं। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की सोच है 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष तक। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। अगला चैप्टर है वित्त आयोग। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुई लेन देन पर कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं, राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से। राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से भारत में वित्त आयोग का कार्य है आयकर विभाजन, उत्पाद शुल्क का विभाजन और सहायतार्थ अनुदान निर्धारण। कथन ए, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कारण आर, क्योंकि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। ए सही है किंतु आर गलत है। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात के संबंध निलंबित किया जा सकता है। अगला है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे। वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष। राज्य वित्त आयोग के संबंध में सही है, यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं नोट। अब तक 14 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। 14वें वित्त आयोग का गठन जनवरी 2013 में वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया।
इसने अपनी रिपोर्ट 15 दिसंबर 2014 को सौंपी। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और वह 4 अन्य सदस्य होते हैं। अगला चैप्टर है योजना आयोग। तो आइए देखते हैं। योजना आयोग का अंत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। योजना आयोग की स्थापना हुई 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग की स्थापना की गई संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर। संविधानेतर संस्था है। नीति आयोग है संविधानेतर संस्था। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था एम.बी. माथुर ने। संवैधानिक निकाय नहीं है योजना आयोग। इन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषद है। भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के विषय में सही है। 1. इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। कथन है योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों हेतु भी। कारण आर क्योंकि यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। ए एवं आर दोनों सही है, परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। राष्ट्रीय विकास परिषद 1. भारतीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है। 2. राष्ट्रीय योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है। 3. राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, राज्यों के मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई थी 6 अगस्त 1952 को। अगला चैप्टर है लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा की थी भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है लोकपाल। संसद में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था 1968 में। उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है उत्तराखंड। बोहरा समिति देश के अध्ययन के लिए बनाई गई थी राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए। वह समिति जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की रिपोर्ट दी, बोहरा समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी राजमन्नार आयोग ने। 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था अनुच्छेद 123 में। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में सदस्य होते हैं लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा राज्यसभा में विपक्ष का नेता होते हैं। भारत की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में सही कथन है इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। इसकी शक्तियां केवल सिफारिशी प्रकृति की है। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है धारा 2M के अंतर्गत। कथन ए
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। कारण आर, उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले हो आधारित करता है। ए तथा आर दोनों सही है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले को सजा देना। संवैधानिक संस्था नहीं है मानवाधिकार आयोग। संवैधानिक प्राधिकरण है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत। संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्ति राष्ट्रीय आयोग से संबंधित कथन सही है। इसकी रिपोर्ट अनुशंसनात्मक प्रकृति की होगी। इसकी अध्यक्षता जस्टिस M.N. वेंकटचलैया कर रहे हैं। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष हैं तो M.N. वेंकटचलैया थे। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। स्वर्ण सिंह समिति ने जिस पर विचार किया वह था मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अछूत विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे मोरारजी देसाई। मंडल आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1980 में। वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है धार्मिक कारण। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। 2 अथवा अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है भारत के राष्ट्रपति अनुमोदन से। लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए सही है। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है रोज मैथ्यू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होते हैं राज्य की संचित निधि पर। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला चैप्टर है स्थायी विशेष प्रावधान। तो आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 371 में। भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है। केवल एक राज्य इसका अपवाद है वह राज्य है जम्मू कश्मीर। पहले था अब नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में विशेष उपबंध प्रावधानित है तो यह पहले था यह असम के लिए प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया महाराष्ट्र तथा गुजरात के लिए। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय कश्मीर का अलग संविधान है पहले था अब हट चुका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य से। भारत में संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयं में लागू होते हैं वे अनुच्छेद 1 एवं 370। जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। नोट: जम्मू कश्मीर संविधान में 6ठे संविधान संशोधन अधिनियम 1965 द्वारा सदर ए रियासत नाम बदलकर राज्यपाल तथा वजीर ए आजम का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। अगला चैप्टर है चुनाव आयोग। तो आइए देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में सही कथन है। 1. मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। 2. मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता।
अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत का संविधान निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं: पहला, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, निर्वाचन सूचियां तैयार करने का निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण। राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई। 1, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। 2, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में सही है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति राय प्राप्त करेगा। भारत के निर्वाचन आयोग की, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया। संसद द्वारा भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। अधिक विधिक अधिकार एक अधिनियम के अंतर्गत नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया। आसाम चुनाव में 1989 के केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संशोधन 1989 द्वारा निर्गत मत सर्वेक्षण के विषय में कथन सही है। निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे अब पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया। जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में सही है। तो 1, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि के होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। 2, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। 3, चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधारों से। उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। कथन है, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। कारण आर, क्योंकि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया 1989 से। इसका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता। स्थानीय निकायों का परिसीमन आयोग के संदर्भ में सही कथन है। 1, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 2, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कथन ए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। कारण आर, क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित नीति प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। ए तथा आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करती है ए की। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। कथन ए, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कारण आर, क्योंकि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। ये सही है किंतु आर गलत है। अगला चैप्टर है राजनीतिक दल, तो इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।